और वक्त हो चला है बुंदेलखंड की खबरों को देखने का फटाफट अंदाज में। प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री नीलाखन सिंह राजपूत ने बांदा का दौरा किया और कृषि मंत्री ने बताया कि पिछली बार के मुताबिक इस बार शिक्षा और स्वास्थ्य पर 35% ज्यादा बजट का ऐलान किया गया, जिसका सबसे ज्यादा फायदा यूपी को होगा। हमीरपुर में समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने महिला घेरा दिवस पर प्रदर्शन किया। महिला घेरा दिवस पर दर्जनों महिलाओं ने सड़क पर उतरकर सरकार विरोधी नारे लगाए। झांसी में रसोई गैस सिलेंडर से लगातार बढ़ रहे उसके दामों के विरोध में समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर सरकार ने महंगाई घटाई नहीं तो फिर सड़क पर उतरने को मजबूर होगी। जालौन में विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह अनाज बैंक में अनाज वितरण करने पहुंचे। 2 दर्जन गरीब महिलाओं को उन्होंने निःशुल्क अनाज दिया। प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव का ललितपुर दौरे के दौरान बीजेपी किसान मोर्चा के सदस्यों ने जिला प्रशासन के विरोध में मुर्दाबाद के नारे लगाए। किसान मोर्चा के सदस्य प्रभारी मंत्री से नहीं मिलने दिए जाने को लेकर नाराज थे। तो बुंदेलखंड की खबरें थी, कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं। एक और प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी हर गरीब के आशियाने के सपने को साकार करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो दूसरी ओर अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की वजह से उनकी ये कोशिश रंग नहीं ला पा रही है। ऐसा ही मामला सामने आया गाजीपुर में, जहां पर रोजगार सेवक अब फोन पर लाभार्थियों से रिश्वत की मांग कर रहा है। क्या है पूरा मामला, आप खुद देख लीजिए। अवसवा का जो फोटोइया खींचली, अवसवा जो नौका डलले बनी, पैसा खतवा में डलाता। अच्छा, खतवा में तोहर माई के खतवा में जाई पैसा। ठीक, समझा तोरा बतिया? हाँ समझ गई अब। हाँ, सुतला में तनी अंग बंग बोला तर हम जाना तारी। हाँ सुन गई। चलो ठीक बा, सवेरे बात हुई तब अस्थिर से आ जाए तो बोले अस्थिर ना यही बेरा पड़ता। अब हम ये कहली सब तोरे काला पर डलवा बताए। ठीक बा, कोनो दिक्कत ना है? ना दिक्कत ना है लेनी देनी में कुछ ना भैया, मैं दुनिया से बाहर नहीं जाननी को। आपने जो ऑडियो सुना, दरअसल वो गाजीपुर में वायरल हुआ है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लाभार्थी से घूस मांगने की कोशिश हो रही है। मामला गाजीपुर के भावरकोल इलाके के लोचैन गांव में सामने आया है, जहां पर ग्राम रोजगार सेवक वीर बहादुर पर आरोप लगा है कि वो आधी रात को पीएम आवास योजना के लाभार्थी से फोन पर रिश्वत मांग रहा है। ये फोन पर लाभार्थी से पहले किस्त के तौर पर मिलने वाले 40,000 रुपयों में 20,000 रुपए की डिमांड कर रहा है। तो सुना आपने किस तरह से ये ग्राम रोजगार सेवक पीएम आवास योजना के लाभार्थी से रिश्वत लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस मामले में लाभार्थी गुड्डू राम ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और ग्राम रोजगार सेवक के लाख डिमांड करने के बावजूद भी उन्होंने पैसे नहीं दिए। साथ में एक रोजगार सेवक है हमारे गांव का वीर बहादुर राम, और बोला कि जैसे मैं आवास आया आपके नाम से अपना माता जी का, उसमें 20,000 रुपया आपको वो खर्चा वर्चा देना पड़ेगा। हम बोला कि ठीक है, अगर सब देगी तो हम लोग भी देंगे। वो गांव में हमारे 2-4 भाई का भी आया है, उनसे भी बोला है, लेकिन वो लोग गुप्त रूप में है। हम लोग खुलेआम कर दिए इसलिए कि हमको तकलीफ लग गया कि अगर सरकार की ये नियम नहीं है, अगर होगा तो हम दे देंगे, लेकिन पहले ये लोग मतलब वही पैसा मांगने के लिए हमसे बोला था। वहीं ये ऑडियो वायरल होने के बाद से ही प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने भावरकोल के ग्राम रोजगार सेवक को तलब किया है। साथ ही भरोसा दिया है कि अगर ये आरोप सही साबित हुए तो ग्राम रोजगार सेवक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेजा जाएगा। जानकारी थी नहीं मुझे, बट आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये जो वीडियो वायरल हुआ है मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं इसकी जांच करा लेता हूं। और रोजगार सेवक क्या, इसमें जो भी अधिकारी कर्मचारी लिप्त होंगे, न केवल उनके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा बल्कि मुकदमा भी कायम कराऊंगा और FIR लाज होकर के अगर जरूरत पड़ी जेल भी भेजूंगा। ये अच्छी बात थी कि गाजीपुर में पीएम आवास योजना के लाभार्थी गुड्डू राम ग्राम रोजगार सेवक के बहकावे में नहीं आए और उसकी लाख कोशिशों के बावजूद उन्होंने योजना का पैसा उसे नहीं दिया। लेकिन ये भी सच है कि अभी भी कई लाभार्थी ऐसे हैं जो इन जैसे ग्राम रोजगार सेवकों के बहकावे में आ जाते हैं और अपने आशियाने के सपने के लिए इन जैसे ग्राम रोजगार सेवकों की मुट्ठी गर्म कर देते हैं।
जिससे न सिर्फ सरकार बल्कि प्रशासन की साख पर भी पट्टा लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ये कॉली है सब तोरे काला पडलवा बता। ठीक बा। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे चमोली आपदा की। जोशीमठ में आई इस बाढ़ को आज 8 दिन पूरे हो गए हैं। टनल में उम्मीद की आस में एक बार फिर से ड्रिलिंग शुरू हो गई है। अब तक 40 लोगों के शव निकाले गए और अभी भी 164 लोगों की तलाश की जा रही है। 164 लोग अभी भी नहीं मिले। खुदाई की जा रही है। खुदाई में 130 मीटर पर शव मिले हैं। जो 2 शव अन्य मिले वो दोनों के दोनों 130 मीटर पर खुदाई के दौरान मिले। अब तक 40 शव मिले और हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ गए अजीत सिंह राठी, जो लगातार वहां डटे हुए हैं। अजीत, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो जिंदा होने की आस है वो कम होती जा रही है, लेकिन आज फिर से प्रयास किया जाएगा। पूरे दिन भर रात भर प्रयास हुआ होगा। रात भर क्या क्या प्रयास हुआ, रात भर क्या क्या कामयाबी मिली और आज के दिन क्या स्ट्रेटेजिकल चेंजेस होंगे वो भी आप बताइए दर्शकों को। राजीव, देखिए अभी ताज़ा घटनाक्रम है। सुबह ही करीब 6:30 बजे 2 डेड बॉडी रिकवर की गई हैं। टनल के भीतर 130 मीटर का जो पॉइंट था, जब वहाँ से मलबा हटाया जा रहा था तो वहाँ 2 डेड बॉडी मिली, तो उनको निकाल लिया गया है। कल ड्रिल का काम शाम भी चलता रहा, बीच में रुकता रहा और चलता रहा, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती रही, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि ड्रिल का काम पूरा हो गया है। आज हो सकता है कि उसमें अंदर कैमरा और लाइट डालने की कोशिश की जाए। इसके अलावा रैनी गांव में बीआरओ तमाम अपने जो पुल और बैली ब्रिज और ट्रॉली और जो दूसरे काम हैं और मलबा हटाने के लिए तमाम एनडीआरएफ उनके साथ लगी हुई है। तो रैनी गांव में भी बहुत तेज़ी के साथ राहत कार्य चल रहा है, लेकिन यहाँ जटिलताएं अपनी जगह हैं। पहाड़ में जिस तरह की टोपोग्राफी होती है, आप जानते ही हैं कि मैदान के हिसाब से वहाँ पर राहत कार्य कभी नहीं चल सकता। अभी नदी में अगर मलबा भरा है तो लोगों की मांग है कि यहाँ से मलबा हटाकर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाए कि डेड बॉडी कहाँ पर है, डेड बॉडी ढूंढी जाए। अब समस्या ये है कि अगर वो मलबे को हटाते हैं तो मलबे को डालना कहाँ है, डंपिंग जोन कहाँ होगा, कैसे इतने सारे मलबे को ऊपर ढोकर कहीं किसी डंपिंग जोन में डाला जाएगा। तो ये अपनी जगह चुनौती है। चूँकि सुरंग में अभी भी 2 दिन कल तक सुबह 6:30 बजे तक हम कह सकते हैं कि 39 लोग फंसे हुए थे। अब 37 लोगों की संख्या टनल के भीतर रह गई है। तो दो व्यक्तियों की लाश डेड बॉडी जो सुबह मिली है, तो वो मतलब ये कई दिन बाद डेड बॉडी वहाँ पर फाइंड आउट की गई है। तो अब वहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है। उम्मीद है कि जहाँ 2 डेड बॉडी होंगी तो वहाँ कुछ और भी लोग हो सकते हैं। अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंदर सावधानी के साथ बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अंदर अपनी बहुत मुश्किलें हैं, अपनी बहुत चुनौतियाँ हैं। तो किस तरह से वहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है, वहाँ पानी का रिसाव भी हो रहा है, वहाँ तमाम समस्याएं हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ और कुछ भी डेड बॉडी मिल सकती है। बिल्कुल, सांसों को बचाने के लिए जो देवदूत हैं वो लगे हुए हैं। अजीत, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिर अब नजर डाल लेते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरों पर फटाफट अंदाज में। आगरा के अकोला में नए कृषि कानूनों के विरोध में आरएलडी ने किसान महापंचायत के और जयंत चौधरी ने कहा कि भले ही मैं चुनाव हार गया, लेकिन किसानों के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये किसानों की लड़ाई है, राष्ट्रीय लड़ाई है। बागपत पहुंचे प्रभारी मंत्री धर्म सिंह सैनी ने कैराना के सपा विधायक नाहिद हसन समेत 40 लोगों पर की गई गैंगस्टर की कार्रवाई पर कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून जवाब देगा। जो गलत करेगा तो उन्होंने गलत किया है, वो केस खुल रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को बजट का ब्यौरा समझने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह नोएडा में पहुंचे। मोहन सिंह ने बजट के फायदे लोगों को बताया। गाजियाबाद के ढूकना इलाके में एक ज्वेलरी शॉप से 22 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब ज्वेलर राजीव अपने छोटे भाई के साथ दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था। मेरठ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पर किए जा रहे बड़े गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। कासगंज में पुलिस ने दिल्ली के 3 मौत के सौदागरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध पिस्टल और 7 तमंचे बरामद किए हैं। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे का कहर देखने को मिला। कोहरे के चलते 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 15 यात्री घायल हो गए। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी
वृंदावन स्थित एक गौशाला का शिलान्यास करने पहुंची, साथ ही एकल विद्यालय रथ को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं वैष्णव बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि वृंदावन में कुंभ हो रहा है। मुजफ्फरनगर में छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस की माने तो छात्रा के प्रेमी और उसके परिजनों ने ही छात्रा को मौत की घाट उतारा। छात्रा अपने प्रेमी पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। शामली पुलिस और बदमाशों की एक बार फिर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 शातिर मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 लूटे हुए मोबाइल, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में आपदा को लेकर अब विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि न तो आपदा प्रभावित क्षेत्र में कोई सुविधा नजर आ रही है और न ही रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई तत्परता है। यहीं रह रहा हूँ, पूरे कोरोना काल से यहीं बत्ती सब यहीं पर है। तपोवन में लोगों का ये गुस्सा रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर है। नाराजगी इस बात से है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। एक तरफ आम आदमी का धैर्य जवाब दे रहा है, तो वहीं अब विपक्ष भी इस ऑपरेशन के बहाने सरकार को घेरने में लगा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार आपदा से निपटने में फेल हो गई। देश के लोग अपने परिजन को ढूंढते हुए आ रहे हैं और वहाँ पर ना कोई कंट्रोल रूम सरकार द्वारा स्थापित किया गया। उस कंट्रोल रूम में जाते उनसे लोग पूछते कि भाई आपके परिवार की क्या समस्या है, कौन है, क्या है। कंट्रोल रूम से पूछताछ करते, उनके बैठने तक के लिए कोई व्यवस्था नहीं। सरकार का इसमें जो है इस कार्य में मैं नाकामी मानता हूं कि आपदा आ गई, लेकिन आपदा के बाद भी 2013 त्रासदी हमारे साथ में केदारनाथ जी की रही। उसके बाद जो है कि इस आपदा में भी खाली 2 जेसीबी लगा देना और सबों को नहीं ढूंढ पाना, क्योंकि आज भी 166 सब लापता है जो सरकार के आंकड़े हैं। विपक्ष के आरोपों पर भाजपा का बयान आया है। भाजपा का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसीलिए वो आपदा को सियासी हथियार बना रहा है। कांग्रेस की मजबूरी है कि उन्होंने हर काम का विरोध करना ही करना है। आज टनल में जो लोग फंसे हुए हैं, जो हानि हो रही है, उनके प्रति इनको सांत्वना व्यक्त करनी चाहिए। सरकार अपनी तरफ से पर्याप्त प्रयास कर रही है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और सरकार को। उन्होंने तत्काल प्रभाव से 2 घंटे के अंदर ही सेंटर से मदद मांगी और मदद कार्य लगातार वहाँ चल रहे हैं। नाराजगी सिर्फ विपक्षी दलों की ही नहीं है, आम आदमी का गुस्सा भी उबाल मार रहा है। इस आपदा ने प्रदेश को ऐसा जख्म दिया है जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सके। सरकार का दावा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कोताही नहीं बरती जा रही, मगर विपक्ष इस मुद्दे के बहाने अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहा है। एबीपी गंगा के लिए कोटद्वार से गिरीश, टिहरी से अंकित के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। तो चलिए अब उत्तराखंड की और खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। हरिद्वार में बाबा हठ योगी ने आरोप लगाया कि अखाड़ा परिषद असंवैधानिक है। साथ ही उन्होंने ये धमकी तक दे डाली है कि अगर कुछ रोज में स्थिति साफ नहीं होती है तो स्थिति और खराब होगी। बाबा हठ योगी ने अखाड़ा परिषद के चुनाव दोबारा करवाने तक की मांग की है। काशीपुर से भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा का कहना है कि उनके क्षेत्र की समस्याओं को अनसुना किया जा रहा है। चीमा का कहना है कि किसानों के धान के बकाया भुगतान अब तक नहीं हुए हैं। धारचूला विधायक हरीश दामी ने अपनी विधानसभा के आपदा प्रभावितों की उपेक्षा का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का विधायक होने के चलते उनकी विधानसभा में विकास के काम ठप हो गए। हल्द्वानी में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम और काठगोदाम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक इस्पात सेंटर पर छापेमारी की गई। कई दिनों से इसकी शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस की कार्रवाई से इस्पात सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया। टिहरी जल संस्थान ने घरों में पानी के कनेक्शन काट दिए, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा है और इससे गुस्साए ग्रामीणों ने जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि उनसे वादा किया गया था कि बांध प्रभावितों को पानी की छूट मिलेगी।
रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। डीएम ने सीतापुर और सोनप्रयाग में पार्किंग का निरीक्षण किया। डीएम ने दोनों पार्किंग के काम की रिपोर्ट हर दिन मुहैया कराने के निर्देश दिए। तो उत्तराखंड की फटाफट खबरें आपने देखी। अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बात महाकुंभ की करते हैं। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर अब संतों के बीच ही तकरार हो रही है। बैरागी अणी अखाड़े ने बड़ा आरोप लगाया है, जिसके बाद अखाड़ा परिषद का बयान आया। बाकी जगह हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ रात दिन काम चल रहा है। पूरा मेला प्रशासन और सरकार उन लोगों के पीछे लगी है। अधिकारियों के मन में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक रहा बात वैष्णव और शिव में, राम और शिव को कोई भी अलग नहीं कर सकता। हरिद्वार महाकुंभ से पहले ही संतों के बीच तकरार हो गई है। अभी तक तो संतों का गुस्सा मेला प्रशासन पर ही था, मगर अब वो एक दूसरे पर भी आरोप लगा रहे हैं। बैरागियों के ऊपर कोई किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जाता था। आप देख लीजिए, बैरागी कैंप में कोई सुविधा ना शासन प्रशासन ना कोई किसी तरह का सुध ले रहा है। वर्तमान में जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं और आपके शहरी विकास मंत्री भी हैं, एमएलए भी हैं, वो तमाम और बाकी अखाड़ों में तो चक्कर लगाते हैं, मत्था टेकते हैं, लेकिन किसी बैरागी वैष्णव प्रतिनिधि हो या श्रीमान तो किसी के पास जाने की वो मतलब ये नहीं करते हैं, क्योंकि उनको समझता है कि बैरागी कुछ है ही नहीं। कई बार हमने मेलाधिकारी से भी इस विषय में चर्चा की थी, माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा की थी कि वैष्णव अखाड़े जो तीनों अनिया हैं उनको सुविधाएं भी दी जाएं और उनके यहाँ कोठार है, भंडार है, जहाँ अपना वो राशन पानी रख सकें, ये व्यवस्था तत्पर कराई जाए। बाबा हठ योगी का आरोप है कि कुंभ के दौरान कुछ खास अखाड़ों को ही सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे संतों में आक्रोश है। गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि अखाड़ा परिषद के खिलाफ भी नाराजगी सामने आने लगी है। नाराजगी के बाद अखाड़ा परिषद का बयान भी आया है। आप दिव्य और भव्य कुंभ का जो सरकार भी कह रही कि होगा, वो कहाँ से होगा? नहीं होगा। तो अखाड़ा परिषद भी, क्योंकि इनको 1-1 करोड़ रुपया लेना था, बैरागियों को तो अभी तक एक नया पैसा भी नहीं आया। खाते जरूर खुलवा दिए उनको बेवकूफ बनाने के लिए। जहाँ तक बात रही कुंभ मेले की अस्थायी व्यवस्था के लिए जो धनराशि आवंटित की गई है, वह धनराशि भी मुझे लगता है कि सोमवार या मंगलवार तक उनके खाते में पहुंच जाएगी। मेलाधिकारी महोदय से मेरी कल बात हुई, मुख्यमंत्री से भी मेरी इस विषय में बात हुई। बाबा हठ योगी का कहना है कि कुंभ के लिए अखाड़ों को सरकार की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए दिए गए थे, मगर ये रकम भी महज कुछ ही अखाड़ों को मिल पाई। मेला अधिकारी दीपक रावत इस पर क्या कह रहा है, ये भी सुनिए। हमारी बैरागी अणियाँ हैं, उनके प्रतिनिधियों की ओर से हमें एक अनुरोध पत्र मिला, जिसमें कहा गया कि वो ज़मीन अभी नहीं खरीद पाए हैं और इसमें और वक्त लगेगा ज़मीन खरीदने में, और भविष्य में ये ऐसे स्थायी कामों पे ही खर्च करेंगे और अपनी ज़मीन खरीद के ही करेंगे। इसके लिए समय विस्तार की मांग उनके द्वारा की गई है। बैरागी अड़ी अखाड़े की नाराजगी के बाद अब अखाड़ा परिषद भी मेला प्रशासन पर नाराजगी जाहिर कर रहा है। नरेंद्र गिरी का आरोप है कि कोरोना के बहाने कुंभ को टालने की कोशिश हो रही है। हवन इत्यादि नहीं करेंगे, भोजन प्रसाद नहीं, तो फिर कुंभ कैसा, किस काम में? इसलिए कुंभ को मना कर दे, आप लगने ही मत दीजिए। एक नाम मात्र का अगर आप कुंभ चाह रहे हैं तो ये कैसा कुंभ है? खाली लोगों को मतलब बेवकूफ या बुद्धू बनाने वाली बात है। इस तरह की व्यवस्थाओं जो भी हो रही हैं, वह मुझे लगता है कि अधिकारियों के मन में कुंभ कराने की या तो इच्छा शक्ति नहीं है, या तो वो चाहते ये हैं कि कोरोना के बहाने मेला न किया जाए। देश भर के लोग इस इंतजार में कि हरिद्वार महाकुंभ दिव्य और भव्य होगा, मगर संतों की तकरार और मेला प्रशासन की अधूरी तैयारियों से लगता नहीं है कि इस बार कुंभ में कुछ खास रौनक रहने वाली है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो महाकुंभ को लेकर संतों की अलग अलग मुद्दों पर नाराजगी भी सोचनीय है, और ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, प्रशासन की बनती है कि उनकी नाराजगी को दूर किया जाए। उनकी जो समस्या है कि टेंट की व्यवस्था नहीं है, रुकने के इंतजाम नहीं है, तमाम दूसरी चीजें उनको सुना जाना चाहिए। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन गंगा सवेरा में फिलहाल इतना है।